हेलो दोस्तों, कैसे हो। एक दिन पहले मैं वीडियो नहीं बना पाया था, इस वजह से थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, अभी तक हमने सांद्रता की इकाइयाँ पढ़ चुके थे, तो उसके बाद अपन नया टॉपिक लेते हैं, विलेयता। कौन सा टॉपिक लेंगे? विलेयता। विलेयता कैसे कहते हैं? घुलने की क्षमता को। कोई पदार्थ किसी द्रव्य लायक में कितना घुल रहा है, जितना अधिक घुलेगा उसकी विलेयता उतनी ही अधिक होगी। घुलनशीलता, विलेयता, कितना घुलता जा रहा है, घुलता जा रहा है, घुलता जा रहा है, उसी को ही अपन क्या कहते हैं? विलेयता। अब देखो, यहाँ पर हम विलेयता जो है दो तरह की पढ़ेंगे। एक तो ठोस की द्रव्य विलेयता, ठोस की द्रव्य विलेयता, और एक गैस की द्रव्य विलेयता। ठीक है, दो तरह की विलेयता पढ़ेंगे, एक तो ठोस की द्रव्य और एक गैस की द्रव्य विलेयता। तो इसमें पहली अपन पढ़ेंगे ठोस की द्रव्य विलेयता। ठीक है, अब इसमें अपन देखते हैं कि ठोस की द्रव्य विलेयता होती क्या है। ठोस की द्रव्य विलेयता का मतलब है हम 100 ग्राम से देते हैं। देखो, हर किसी चीज़ की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, ठीक है क्या नहीं? हर किसी चीज़ की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड लिया गया है, कोई 100 ग्राम द्रव है, जैसे मैं चित्र के माध्यम से तुम्हें समझाऊं, ये कितने ग्राम है? 100 ग्राम। और इसमें कोई ठोस पदार्थ डाला जा रहा है, और कितना डाला जाए, कितना अधिकतम वो घुल सकता है इस 100 ग्राम में, तो उसी को ही अपन क्या कहेंगे? ठोस की द्रव्य विलेयता। और इस स्थिति में जो विलयन बनेगा, उस विलयन को अपन क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन। क्या कहेंगे? संतृप्त विलयन कहेंगे। इस स्थिति में जो विलयन बनेगा, तो 100 ग्राम ठोस में, वो 100 ग्राम द्रव में घुले हुए पदार्थ की अधिकतम मात्रा को ही अपन क्या कहते हैं? ठोस की द्रव्य विलेयता। और इस अवस्था में जो विलयन बनता है उसको अपन संतृप्त विलयन कह देते हैं। अब यहाँ पे इस विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों को देखते हैं। प्रभावित करने वाले कारकों में अपन देखते हैं विलय विलायक की प्रकृति। ठीक है, विलय विलायक की प्रकृति। अब विलय विलायक की प्रकृति किस तरह से इस पर निर्भर करेगी? देखो, समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है भाई। यानी कि ध्रुवीय ठोस जो होंगे वो किसमें? ध्रुवीय विलायक में। और अध्रुवीय ठोस जो होंगे वो किसमें? अध्रुवीय विलायक में घुले होंगे। समान समान को बोलता है। अध्रुवीय ठोस अध्रुवीय विलायक में, और ध्रुवीय ठोस ध्रुवीय विलायक में अधिक घुलते हैं। जैसे अपन KCl KNO3 लें, KCl KNO3, ये किसमें अधिक विलय होते हैं? H2O में, क्योंकि ये भी ध्रुवीय है और वो भी ध्रुवीय है। लेकिन अगर हम लेते हैं I2S8 है, आयोडीन, सल्फर, इनको अगर लेते हैं तो ये किस में अधिक विलय होते हैं? CCl4, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड, ऐसे विलायकों में ये अधिक विलय होते हैं। तो ध्रुवीय में और अध्रुवीय में अधिक विलय होता है। ठीक है कि नहीं? और वैसे भी जल में, अगर हम जैसे जल की बात करें,
जल में कौन अधिक विलय होता है? जिसकी जालक ऊर्जा तो कैसी हो? कम। जालक ऊर्जा कम हो और जल योजन ऊर्जा उच्च हो। जालक ऊर्जा तो कम हो और जल योजन ऊर्जा उच्च हो। जालक ऊर्जा कम का मतलब क्या हो गया कि अणुओं के बीच में आकर्षण बल जो होगा वो कैसा होना चाहिए? कम। अगर अणुओं के बीच में आकर्षण बल कम होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें विलय हो सकेंगे। जलयोजन ऊर्जा अधिक, यानी कि जल के प्रति आकर्षण कैसा होना चाहिए? अधिक, तभी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा विलय होंगे। तो जल में वो वाले आयनिक ठोस अधिक तीव्रता से घुलते हैं जिनकी जालक ऊर्जा का मान कम होता है और जलयोजन ऊर्जा का मान उच्च होता है। तो इस तरह से अपन विलय विलायक की प्रकृति कर सकते हैं। देखो, ताप का प्रभाव पढ़ते हैं हम। ताप के प्रभाव में क्या होगा कि जो ऊष्माशोषी ठोस हैं, ऊष्माशोषी ठोस कौन से होंगे? जैसे NH4Cl, KCl, KNO3, AgNO3, इनकी विलयता को अगर हम देखें तो इनकी विलयता ताप बढ़ाने पर बढ़ेगी। ताप बढ़ाने पर बढ़ेगी। और ऊष्माक्षेपी ठोस हैं, उनकी विलयता ताप बढ़ाने पर घटेगी। क्योंकि भाई कोई भी लासा तलीय नाम का वैज्ञानिक था एक, तो लासा तलीय नाम के वैज्ञानिक ने बताया था कि प्रभाव जो है उल्टा लगता है। मतलब किसी चीज़ में वृद्धि अगर तुम करोगे तो वो कम की तरफ जाती है हमेशा। जैसे अभिकारकों की वृद्धि करोगे तो अभिक्रिया किधर की तरफ चलती है? उत्पाद में। उत्पादों की वृद्धि करोगे तो अभिक्रिया किधर चलती है? अभिकारकों की तरफ। तो ऐसा होता है, अभिक्रिया सदैव कम की तरफ चलती है। तो ऐसे ही ऊष्माक्षेपी है, उसमें पहले से ही ताप अधिक है, तो ताप अधिक है और फिर तुम ताप दो तो वो कम की तरफ जाएगी, यानी कि उसकी विलयता घटेगी। और ऊष्माशोषी है तो उसमें क्या है? ताप पहले से कम है, तो कम है तो उसकी विलयता ताप बढ़ाने पर बढ़ेगी। तो इस तरह से हो जाएगा ताप का प्रभाव। इसमें एक अपवाद है, ग्लूवल लवण। कौन? ग्लूवल लवण। और इसका सूत्र होता है Na2SO4.10H2O। इसकी जो विलयता है वो 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिक होती है। उसके बाद यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसके बाद विलयता घटती है, क्योंकि 32.4 तक इसकी विलयता बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती जाती है? क्योंकि इसमें 10 क्रिस्टलीय जल हैं भाई, मतलब 10 जल के अणु हैं यहाँ पे। तो 32.4 डिग्री तक वो 10 जल के अणु जो हैं वो ख़त्म होने लगते हैं, और 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो सारे के सारे जल के अणु निकल जाते हैं। और निकल जाने के बाद क्या होगा कि उसकी विलयता कम होने लग जाएगी। ठीक है कि नहीं? तो ये ताप का प्रभाव रहा। तो यहाँ पर ठोस की विलयता 2 ही कारक हैं प्रभावित करने वाले हैं। इसके बाद अपन देखते हैं गैसों की द्रव्य विलयता। देखो, अब पढ़ते हैं दूसरा, गैसों की द्रव्य विलयता। गैसों की द्रव्य विलयता किससे सिद्ध करते हैं अपन? अवशोषण गुणांक से इसे परिभाषित करते हैं। अवशोषण गुणांक क्या होता है कि अवशोषण गुणांक, जैसे कोई भी द्रव्य विलायक है, इसके 1 सेमी क्यूब में, 1 सेमी क्यूब में इसका 1 सेमी क्यूब आयतन ले लिया। 1 सेमी क्यूब कह लो या 1 ml कह लो, दोनों का मतलब एक ही है भाई। इसके 1 सेमी क्यूब में घुली हुई गैस का ml में आयतन, ml या सेमी क्यूब में आयतन गैस। किसी द्रव्य विलायक के 1 सेमी क्यूब या 1 ml में घुली हुई गैस का ml या सेमी क्यूब में ही आयतन क्या कहलाता है? अवशोषण गुणांक। अवशोषण गुणांक क्या होता है? घुला हुआ आयतन। कहने का मतलब ये है, जितना अधिक अवशोषण गुणांक होगा उसका घुला हुआ आयतन भी ज़्यादा होगा, यानी कि उसकी विलयता उतनी ही अधिक होगी। तो ये वाली बात है। अब इसमें देखना है कि किस तरह से, देखो अब
ये विभिन्न गैसें हैं, ये तुम्हें ऐसे की ऐसे याद रखनी है, और इनके घुलनशीलता का क्रम या अवशोषण गुणांक का क्रम यही है। अमोनिया HCl, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, एथेन और O2 और N2। तो इस तरह से ये अवशोषण गुणांक हो जाता है भाइयों। इसके बाद अपन देखते हैं कि इसको प्रभावित करने वाले कारक। देखो, पहला कारक है इसको प्रभावित करने वाला गैस की प्रकृति। गैस की प्रकृति मतलब वे वाली गैसें अधिक विलय होती हैं द्रव विलायक में जो या तो आयनित हो जाती हैं या फिर उस द्रव विलायक से क्रिया कर लेती हैं। ध्यान रखना, या तो जो आयनित हो जाती हैं या फिर जो द्रव विलायक से क्रिया कर लेती हैं वो अधिक विलय होती हैं बजाय अन्य गैसों के। जैसे कि HCl है, HCl अधिक विलय हो जाएगी, HCl अधिक विलय हो जाएगी क्योंकि ये HCl गैस जो है वो किस में परिवर्तित हो जाएगी, लिक्विड में। HCl लिक्विड में, या फिर यूँ कह दो कि ये H+ और Cl- में आयनित हो जाएगी। इसी तरह से NH3 जल में आसानी से विलय हो जाती है क्योंकि जल से क्रिया करके ये क्या बना लेती है, NH4OH। इसी प्रकार SO2 भी अधिक विलय हो जाएगी क्योंकि SO2 गैस क्या बना लेती है, H2SO4। तो ये गैसें जो हैं वो जल में अधिक विलय हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये या तो आयनित हो जाती हैं या फिर क्रिया कर लेती हैं। इसी तरह से इसमें देखें कि O2, N2 और CO2 वो जल की तुलना में किस में अधिक विलय होती हैं, एथिल एल्कोहल में। किसमें? एथिल एल्कोहल में अधिक विलय होती हैं। इसी तरह से O2 है, उसकी विलयता सबसे अधिक किस में होती है, रक्त में। तभी तो ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई के माध्यम से ही तो जाता है शरीर में। तो इस तरह से ये कारक, पहला कारक है तुम्हारी गैस की प्रकृति। अगला दूसरा कारक देखते हैं। देखो, अगला कारक है विलायक की प्रकृति। विलायक की प्रकृति में तो वही कंडीशन लगेगी कि समान समान को घोलता है, यानी कि जो ध्रुवीय ठोस हैं वो ध्रुवीय विलायक में, वो ध्रुवीय गैसें हैं वो ध्रुवीय विलायक में अधिक विलय होंगी, और जो अध्रुवीय गैसें हैं वो अध्रुवीय विलायक में अधिक विलय होंगी। जैसे HCl ध्रुवीय ही तो हो गई, तो ध्रुवीय है तो ये जल में अधिक विलय होती है, और जबकि CCl4 और बेंजीन में कम विलय होती है। CCl4 और बेंजीन जो होते हैं वो अध्रुवीय विलायक होते हैं, और जल कैसा है, ध्रुवीय विलायक, तो इसी वजह से ये जल में अधिक विलय होती है। एक रीजन ये भी है इसका, ठीक है कि नहीं। इसके अलावा एक और कारक देखते हैं इसमें। देखो, ताप के प्रभाव में, ताप का प्रभाव सदैव जो है गैसों के लिए घटाता है, मतलब इनकी विलयता को घटाता है। तुम भी देखते होंगे कि जैसे कोई भी द्रव है, जैसे अपन जल को ही गर्म कर लें तो उसमें से जो विलयशील गैसें हैं या वाष्प है वो बाहर निकलने लग जाती है कि नहीं, क्योंकि जो गैस के कण हैं, जो गैस के कण इस द्रव विलायक में घुले हुए हैं, इनकी स्थानांतरण गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। कौन सी? स्थानांतरण गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और स्थानांतरण गतिज ऊर्जा बढ़ने से इनकी बाहर निकलने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, और बाहर निकलने की प्रवृत्ति जब बढ़ेगी तो इसका मतलब ये है कि इनकी विलयता घटेगी, ठीक है। लेकिन जो हाइड्रोजन और हीलियम है वो इसका अपवाद है, यानी कि उनकी विलयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि इसमें ये ऊष्मा का शोषण करती हैं। ताप बढ़ाने पर ये क्या करने लग जाती हैं, ऊष्मा का अवशोषण करने लग जाती हैं, जिससे इनकी विलयता बढ़ती है। यानी कि इनको घोलने पर ऊष्मा का अवशोषण होता है। ऊष्मा शोषी प्रक्रम है, और ऊष्मा शोषी प्रक्रम में पॉजिटिव इफेक्ट लगता है, यानी कि ताप बढ़ाएंगे तो विलयता बढ़ती है। तो इस वजह से ताप का प्रभाव इसमें लागू होता है। अगला कारक है दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव, तो दाब का प्रभाव क्या होगा कि जैसे अपन देखें यहाँ पर कोई विलायक है, ये क्या है, कोई विलायक, और यहाँ पर अपन क्या ले रहे हैं, कोई गैस। ये क्या है, कोई गैस, और ये ऊपर से मैंने पिस्टन लगा दिया भाई। ये पिस्टन लगा दिया। अब मैं इस पे दाब लगाता हूँ, यूँ पकड़ के नहीं, नीचे की तरफ। अब मैंने इस पे दाब लगाया, तो दाब लगाने पर क्या होगा कि ये गैस के अणु इसमें ज़्यादा से ज़्यादा घुसने लगेंगे।
भीतर की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा घुसने लगेंगे इसमें और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कवर होने लगेंगे भीतर की तरफ, तो विलेयता बढ़ेगी। तो दाब बढ़ाने पर किसी भी गैस की विलेयता जो है वो बढ़ती है। ठीक है। तो इसके अलावा अपन देखते हैं एक प्रभाव लगता है इसमें हेनरी का नियम। देखो हेनरी के नियम के अनुसार क्या होता है, जैसे मान के चलो इसमें दो गैसें घुली हुई हैं ए और बी। अगर कोई एक ही गैस होती है तब तो उसका टोटल दाब ही हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब अधिक दाब होते हैं ना, अधिक गैसें होती हैं, जैसे इसका प्रेशर कुछ और होगा, इसका प्रेशर कुछ और होगा, तो ये जो पार्टिकुलर गैस का दाब जो निकल के आता है उसे अपन क्या कह देते हैं, आंशिक दाब। आंशिक दाब सदैव मिश्रित अवस्था में ही निकल सकता है। तो इसमें जब एक से अधिक गैसें घुली हुई होती हैं किसी द्रव विलायक में या द्रव विलायक के संपर्क में होती हैं, तो किसी भी गैस की घुली हुई मात्रा उसके आंशिक दाब के समानुपाती होती है। भाई बात सही भी है, बात सही भी है। आंशिक दाब यदि अधिक होगा यानी कि ऊपर से दाब उच्च लगेगा तो ही उसकी घुली हुई मात्रा ज़्यादा होगी। तो ये बात हेनरी ने बताई थी। और यहाँ पे घुली हुई गैस की मात्रा को यदि हम मोल अंश इसमें व्यक्त कर दें, मोल अंश में यानी कि x, तो ये समानुपाती हो जाएगा आंशिक दाब के यानी कि P। यानी कि कुल मिला के हेनरी का नियम ये निकल के आया है x समानुपाती P। तो यहाँ से अपन x बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल k इंटू P। अब यहाँ से P की वैल्यू निकालूँ मैं। P की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो P बराबर 1 स्मॉल k इंटू एक्स, और 1 स्मॉल k की वैल्यू मैं रख सकता हूँ KH और इंटू एक्स। यानी कि KH क्या है यहाँ पे, हेनरी नेतांक, हेनरी नेतांक, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 1/k के। तो ये तो डिराइव करने की भी बात है, ये कैसे आता है। बाकी तो तुम्हें मेन समीकरण तो यही है कि P बराबर KH/x, तो इसी से ही न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। तो हेनरी का नियम क्या है कि किसी भी गैस की घुली हुई मात्रा उसके आंशिक दाब के समानुपाती होती है, और यदि घुली हुई गैस की मात्रा को अपन मोल अंश में व्यक्त करते हैं तो x समानुपाती हो जाता है P। यहाँ से x बराबर स्मॉल k इंटू P, कोई स्थिरांक है k, तो यहाँ से अगर हम P निकालें तो 1/k इंटू एक्स, और 1/k की वैल्यू किसके बराबर रख दी हमने, KH, और KH क्या है, हेनरी नेतांक, और इसकी वैल्यू हम किसके बराबर मानेंगे, 1/k के। तो ये हेनरी का नियम है। हो सकता है नोट्सों में डायरेक्ट ही करा रखा हो हमने पिछली साल, तो वो समय के अभाव की वजह से हो सकता है। तो अगर ऐसा नहीं है तो उसे कर लें, सही, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे तो इसी की ज़रूरत पड़ती है। चलो इस हेनरी के नियम को और आगे ले जाते हैं अपन। देखो P व x में अपन वक्र खींचते हैं आंशिक दाब और मूल अंश में। P बराबर होता है KH/x। P को यदि हम y अक्ष पे लेते हैं तो ये हो जाएगा, और मूल अंश को अपन x अक्ष पे लेते हैं तो शेष राशि ये बचती है
और ये राशि x की बगल में क्या बैठा रहता है, हमेशा ढाल m। तो समीकरण बन गया y बराबर mx। क्या बन गया समीकरण, y बराबर mx बन गया। और y बराबर mx का जो वक्र आता है y कैसा आता है, मूल बिंदु से होता हुआ सीधी सरल रेखा। ये y अक्ष है, ये x अक्ष है। y अक्ष पे हमने लिया है दाब और x अक्ष पे मूल अंश। ये मूल अंश है, ये x अक्ष है, ठीक है कि नहीं, मूल अंश यानी कि x। और ये ढाल इसके बराबर आता है, ढाल यानी कि tan थीटा, और बराबर m बराबर किसके, kh, हेनरी नेता, ठीक है कि नहीं। तो अपन ये p व x में वक्र बना सकते हैं। अब देखो हेनरी के नियम की सीमाएं हो रही, इनको और पढ़ लेते हैं। हेनरी के नियम की सीमाएं क्या हैं कि हेनरी का नियम एक निश्चित कंडीशनों पर ही लागू होता है, उसके बाद हेनरी का नियम नहीं लागू होता है, ठीक है कि नहीं। जैसे अपन इसकी बात करें कि पहली कंडीशन क्या है कि दाब अधिक उच्च ना हो, ठीक है। दाब अत्यंत उच्च नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर उसमें घुलेगी तो फिर हेनरी का नियम नहीं लग पाएगा भाई, उसके घुले हुए गैस की मात्रा हम नहीं निकाल पाएंगे। और दूसरा है कि ताप अत्यंत न्यून ना हो, ताप अत्यंत न्यून ना हो, मतलब ताप भी इतना कम नहीं करना है कि गैस ज़्यादा से ज़्यादा घुले। मतलब कुल मिला के हेनरी का नियम तनु विलयनों पे लागू होता है, यानी कि गैस बहुत अल्प घुली हुई हो तभी हेनरी का नियम लागू होता है। तो ताप अगर हम बहुत कम कर देते हैं तो वो गैस क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा घुलती है। दाब यदि हम उच्च कर देते हैं तो गैस ज़्यादा से ज़्यादा घुलती है। और तीसरी कंडीशन ये है कि कोई रासायनिक अभिक्रिया ना हो, कोई रासायनिक क्रिया ना हो। अगर भाई वो कोई रासायनिक क्रिया उसमें कर लेगी द्रव्य लायक में, तो वो उसमें घुल जाएगी पूरी तरह से, है क्या नहीं, तो फिर हमें हेनरी का नियम नहीं लगा पाएंगे। और इसके अलावा अगर हम चौथी कंडीशन देखें तो विलयन तनु होना चाहिए। असली कंडीशन तो यही है कि विलयन कैसा होना चाहिए, तनु, विलयन तनु होना चाहिए, यानी कि गैस की जो मात्रा है वो कम से कम उसमें घुली हुई होनी चाहिए। तो ये हेनरी का नियम था। तो चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अगले लेक्चर में फिर आगे और बढ़ाते हैं इस टॉपिक को।